ओके, सो उसने स्टार्टिंग सेक्शन के अंदर दे हैव आस्क्ड to understand that a gravitation field is an example of field force and define gravitation field as a force per unit mass. तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि G इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम होता है, या अगर हमने उसको करना भी है तो W इज इक्वल्स टू एम जी था, तो G यहाँ से क्या आता है, W ओवर एम का, सो इट्स फोर्स पर यूनिट मास। तो वहां से उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है। फील्ड वो इसलिए कह रहे हैं कि एन एग्जांपल ऑफ अ फील्ड फोर्स, बिकॉज आपने हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि दीज आर द एरियाज अराउंड द चार्ज और फोर्स, जिसमें वो सॉरी मैग्नेट और चार्ज के अराउंड एन एरिया इन विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर। तो उसी टर्म्स में बात कर रहा है कि ग्रेविटेशन फील्ड ऑल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। तो इस रीजन के अंदर वो क्या करता है, वो फोर्स अप्लाई करता है उसके अंदर, और जो है उस चीज को हम लोग, उसको फील्ड ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है हमारे पास, ठीक है। अब उसने यहाँ पे फील्ड ऑफ फोर्स इसलिए वर्ड यूज किया बिकॉज वी नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड हमारी बॉडी के कहाँ पे एक्ट करती है, सेंटर पे एक्ट करती है, एंड इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, और उस टर्म्स में ही है। अब यहाँ पे जो हमने एक नया चीज का वर्ड यूज करना है, हम लोगों ने बात करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स फील्ड या जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते भी हैं, उससे मेंशन आउट भी किया हुआ है। फिर उसने कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट अ ग्रेविटेशनल फील्ड बाय मींस ऑफ फील्ड लाइंस। हमारे पास तो फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा क्या होती है, इनवर्ड्स होती है, तो हम उसमें उसको ड्रॉ कर देंगे इनवर्ड्स फील्ड लाइंस में। तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। आगे जाके ना एक कंपैरिजन भी आता था, पता नहीं उन्होंने if अगर उन्होंने सिलेबस से आउट नहीं किया हुआ तो उसने ग्रेविटेशनल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में कंपेयर भी किया हुआ था समवेयर। आता है, आता है, आगे जाके आता है, ये उसमें आता है ऐसे आता मैग्नेटिक तो फील्ड है बट आई एम ओनली वाले सीइंग चैप्टर के में जाके उन्होंने आता है। सिलेबस में रखा हुआ है, उसने कि नहीं रखा हुआ, तो सिलेबस में आई डोंट सी कि उन्होंने इट्स स्टिल द पार्ट ऑफ इट। बट एनी हाउ उसमें डिस्कस होता था कि उन्होंने इस पॉइंट को डिस्कस किया होता था कि ग्रेविटेशन फील्ड इज ओनली अट्रैक्टिव, वेयर एज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होती है हमारे पास। तो फील्ड लाइंस हमेशा हम लोग जो है वो इनवर्ट्स वो करते हैं, इनवर्ट्स ड्रॉ करते हैं। एंड नेक्स्ट उसने हम लोगों को बोला हुआ है कि अंडरस्टैंड दैट द पॉइंट आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर, द मास ऑफ द स्फीयर मे बी कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर। तो एक तो पहले पॉइंट मास के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट मास। पॉइंट मास हमारे पास ऐसे होता है विच इज ओनली यूज टू टेस्ट द magnitude of force and does not affect the field at any point। जैसे पॉइंट चार्ज का वर्ड आपने मे बी शायद इलेक्ट्रिक फील्ड्स में पढ़ा हो, कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा पॉइंट होता है जो सिर्फ बताता है कि उसकी रेंज एग्जिस्टेड यहाँ तक है, इट वुड नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट ऑल। इस तरह पॉइंट मासेस एंड पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है दे आर ओनली देयर टू टेस्ट इट, ठीक है, कि उसका रेंज कितना आ रहा है या उसका फोर्स आउटवर्ड लग रही है और इनवर्ड लग रही है। तो उसके लिए हम लोग मोस्टली वो यूज करते हैं। और उसने कहा कि फॉर अ पॉइंट आउटसाइड ए यूनिफॉर्म स्फीयर द मास ऑफ द स्फीयर मे बी कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, ठीक है। Recall and use Newton's law of gravitation, the force between the हम्म। two masses. Analyze circular orbit in gravitation field by relating gravitational force to centripetal force। ओके, इसकी क्वेश्चन मैं अभी करवाता हूँ। एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हम लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ था। इट इज अ सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन इज इन synchronous with the rotation of the earth। तो उसके ऑर्बिट को क्या नाम देंगे, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। उस सैटेलाइट को क्या नाम देंगे, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। एक सेकेंड होल्ड करो।
हम्म। एक सेकंड बेटा। डू यू अंडरस्टैंड अप टिल हियर? हाँ जी। अब उन्होंने बोला हुआ है, जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, विच मीन्स इट हैज अ that it's directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the scale of distance between them। यहाँ पे g जो होता है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का चलिए। नाम दिया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 6.67 × 10⁻11 यूनिट्स। उसके मुझे अभी जहन में निकल गए, मैं आई गेस उसके यूनिट्स होंगे न्यूटन इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कॉज देखो ना, ये आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ का यूनिट यूनिट न्यूटन से होता है, आर मीटर स्क्वायर बन जाएगा और एम एम का किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, तो 6.67 × 10⁻11 बन जाएगा। फिर उसने बोला है कि सर्कुलर ऑर्बिट, अब हमें पता है कि जो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास कि एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर होता है, अगर हम उसको जो है एफ की जगह पे इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी पुट कर दें हम लोग, तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर हो जाएगा, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नॉर्मली हम वी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, कि अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम लोग जो है इसको उसकी इक्वल पुट कर देते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको सिंपली एम वी स्क्वायर इसको जी एम एम ओवर आर स्क्वायर के हिसाब से भी पुट कर लेते हैं। तो चॉइस इज आवर्स। इसने यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करने को बोला है? सर्कुलर ऑर्बिट इन अ ग्रेविटेशन फिजिकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो जी उसी के इक्वली होगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इंटू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम एम से कैंसिल आउट हो गया, एक आर इससे कैंसिल आउट हो गया, एंड वी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगी, वो रीअरेंज करके हमारे पास सिंपल है। इसका लॉजिक तो हमारे पास ही बनता है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन यही होते हैं हमारे सही। पास। सेटेलाइट की हमारे पास जो जियो स्टेशन सेटेलाइट के केस में हम लोग बात करते हैं, तो जियो स्टेशन सेटेलाइट में हम लोग उनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं। जियो स्टेशन सेटेलाइट का जब नॉर्मली हम लोग रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, उसका रीज़न हमारे पास ये होता है कि अगर हम जियो स्टेशन सेटेलाइट के लिए टाइम प्लॉट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्या होगा या इस तरीके से, तो हम लोग नॉर्मली इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल ये जो है यहाँ से हम इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, इस रिलेशनशिप को। ठीक है, तो यहाँ से v किसकी इक्वल आ जाएगा? आई गेस इट वुड बी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर सिंपली। ठीक है, क्योंकि देखो ना हमने बाकी सब कैंसिलेशन कर दिए हैं, तो v ऑर्बिटल वुड बी जीएम ओवर आर तो वो नहीं होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? उस, नहीं वो माइनस जी एम ओवर आर होगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल पे हम अभी हाँ, ओके बात ओके, करते हैं। सही। ठीक है, जियो स्टेशन सेटेलाइट्स के अंदर अगर हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, तो जियो स्टेशन सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास यही होती है। और अगर हम लोग जो हैं और
क्या पॉसिबली रिक्वायर्ड होता है? हाँ, ऑर्बिट ही होता है हमारे पास, और बस डेफिनेशन होती है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की, कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को कैसे डिफाइन किया जाता है। सैटेलाइट whose motion is synchronous with the motion of the अर्थ हमारे पास। हाँ। और उसने क्या बोला हुआ है, उसकी ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है GMT²। ये मैंने आज करवाया था किसी को, 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करें, जी हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है 6.67, एम जो है वो मास ऑफ द अर्थ होता है, टाइम हमारे पास 24 आवर्स हो जाएगा। इसमें पुट करके हम रेडियस निकाल लेते हैं। सो फॉर अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट द रेडियस इज गिवन एज 4.23 × 10⁻⁴ किलोमीटर। अगर वो उस रेडियस में फॉल करेगा, इट वुड जो है वो सेवन। एज अ टेन टेन जियोस्टेशनरी पावर सैटेलाइट। सेवन होता है सर। 10⁻⁻11 नहीं होता, 6.67 10⁻⁻11। 10 पावर 7 नहीं नहीं, 4.23 × 10 पावर 7। क्या ऑर्बिट जो रेडियस से रेडियस होता है है? उसकी पावर 10 पावर 4 नहीं 7। हाँ मैंने जी। किलोमीटर्स में दी हुई है, आपने मीटर्स में 10⁻⁷ ही बनता है, मैंने किलोमीटर्स में दिया है। ओके ओके। ओके तो वो टेन इज नोटेड। पावर थ्री और फोर आपस में वो कंपेरेबल होते हैं ना, तो उसमें आंसर आता है। फिर आ जाता है हमारे पास हम्म। ग्रेविटेशन पोटेंशियल। क्या होता है मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल की? तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है हमारे पास, और एग्जाम्स में अक्सर आता है हमारे पास कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है। उसमें वर्क फंक्शन के बारे में भी बात होती है कि हमें वर्क फंक्शन को भी डिफाइन करना होता है, और उस सेंस में तो whenever we discusses that, कुछ ग्राफ्स वगैरह है, हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमारे पास जो होता है, where is my file? वर्क डन पे यूनिट मास, हाँ, पॉइंट वर्क मास डन पर यूनिट। इंफिनिटी। हाँ जी, डेफिनेशन पे नहीं मैं जा रहा था, आई वाज जस्ट गिविंग कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हमारे पास हो गया GMM/r²। हमने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी कर लिया विच इज इक्वल्स टू, अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग जो मैंने आपको ये किया था ना, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस वी नीड द वैल्यू। तो वेट इज इक्वल्स टू GMM/r²। तो यहाँ से MM से कैंसिल आउट हो गया एंड G कम्स आउट टू बी GM/r²। अगर यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ जी पुट कर दें, मास ऑफ द अर्थ पुट कर दें, रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर दें, तो हमारे पास जी की वैल्यू भी निकल आ सकती है। तो अब जी की वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 6 × 10⁻24। और जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है वो हमारे पास जो है 6400 किलोमीटर होता है, गेस। और 6.4 × 10⁻⁶ फोर मीटर्स। हंड्रेड ही है। हाँ, मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन पुट करके देखना है, इससे जी का आंसर वही निकलता है जो हमने पढ़ा हुआ है। अभी तो नहीं, खैर बाद में हम लोग देख लेंगे कि उसमें क्या वैल्यू बनती है उसके अंदर। ये उसने फॉर्मूला वही डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, जो हमने ऐनी मजाक मजाक में किया था, बट उसने अगला टॉपिक ही वो डिस्कस किया हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की क्वेश्चन को कंपेयर करने से हमारे पास ये आता है, एंड जी की वैल्यू ये होती है। बाकी कांस्टेंट वही जो मैंने बात अभी बोली, शायद इसने वही उसी पॉइंट में डिस्कस की हुई है। हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वर्क डन पर यूनिट मास की इक्वल होता है। और क्यों हम वर्क डन पर यूनिट मास की इक्वल बोलते हैं? बिकॉज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं इससे GM/r से, R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इट इज इक्वल्स टू ये EP ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? कि अगर हम उसके साथ मास को मल्टीप्लाई कर दें तो वो ये एन
MGH वाला फैक्टर जो उसके अंदर हमारे पास आता है, वहां से हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ, एक एक और रिलेशनशिप ये होता है कि जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ है वो आर स्क्वायर से कंपैरेटिव होती है। और जो हमारे पास उसके अंदर पहले सिम से करना दूसरी से। एक सेकेंड। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन अगेन यहाँ पे है कि वो वर्क पे यूनिट मास के होता है। एंड बस बाकी सब कुछ वही सेम ही है। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस, इसमें से देख लेते हैं कि ग्राफ्स एंड एवरीथिंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन्होंने इस पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि नेगेटिव क्यू होती है। सो वर्क इज डन बाय द टू masses in moving them closer। फिर है उसने पूछा हुआ राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क, write an expression in terms of potential for the gravitation field due to point वो। आई गेस फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हाट एल्स कैन वी डू इन दैट? फोर्स मल्टीप्लाई क्यों होगा? बिकॉज उसका रेडियस 4 टाइम्स बिगर है ना, 4r, तो उसका पोटेंशियल 4 टाइम्स लेस हो जाएगा। बिकॉज जी का ओके पोटेंशियल ओके का सही। इनवर्स रिलेशनशिप आर के साथ है ना। तो इफ आर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ आर के फोर्स, साथ, हाँ बाय अ जी। फैक्टर ऑफ 4 डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी सही सही। देन उसने क्या बोला हुआ है? ड्यू टू पर प्लैनेट हमारे मैथ्स पास भी क्या तो होगा? ऐसे उसका मैथ्स डबल। मास आता नहीं है ना यहाँ पे। हमारे पास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला है उसमें मास ऑफ सैटेलाइट नहीं आता, उसमें मास ऑफ द अर्थ आता है हमेशा। इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स माइनस GM/R। और कैपिटल जी एम एम किसको ओवर शो कर रहा माइनस होता है? जी मास ओवर ऑफ द अर्थ। अर्थ को यूज कर रहा होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी कैपिटल मैथ्स एम। ऑफ अर्थ। ओके। दूसरे फॉर्मूले में GMM/R आ रहा है, जहां पे हमने ठीक है ग्रेविटेशन ठीक। पोटेंशियल टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। अब उसने बोला है कंप्लीट द टेबल गिविंग सही। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल ऑफ M R एंड थीटा फाई फॉर द क्वांटिटीज इंडिकेटेड फॉर ईच ऑफ द एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट सेटेलाइट ड्यू टू द प्लैनेट, तो वो हो जाएगा एक्स बोला हुआ है इसने। हाँ जी। हाँ, एक्स का 4r रेडियस है तो वो बन जाएगा। वाई का क्या बन जाएगा? ओवर आर, सॉरी उल्टा लिख दिया। लेट मी शो कि ये किसके इक्वल होता है। -GMM/R। GM/R किसके इक्वल होता है? फाई × M के, ठीक है। तो हम उन पैरामीटर्स को यहाँ पे लेते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने जो G है उसको भी डिस्कस किया हुआ है, किसके इक्वल होता है? GM/R² के इक्वल होता है। जी एम ओवर आर स्क्वायर। सो फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्स हमारे पास क्या बनती है? आ, हाँ, वो मैंने लिखी भी थी पहले यहाँ पे। क्या हो गया है? फाई, ओ सॉरी, फिर गलत लिख। थीटा और फाई के साइन में फिर उस पर भी एग्जामिनर ने मार्क्स काट लेने हैं। 5/4r इसमें बन जाएगा, एंड 4
पाई ओवर आर इसमें बन जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या बन जाएगी, -m × 5। और इसमें क्या बन जाएगी, -8m × 5 हमारे पास बन जाएगी। माइनस। और तो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? In which acceleration is directly proportional to the displacement and is always towards the mean position. दिस इज So ऑन द this is the graph of simple मेन harmonic पोजीशन। motion, cause इसमें acceleration is inversely proportional to x, cause इसमें graph में clearly ये आ रहा है। So yes, it is a simple harmonic motion। उसने यही पार्ट यहाँ पे पूछा हुआ है। ये तो ऑसिलेशंस बस में आ जाएगा ना, लेकिन ऑसिलेशन तो सिलेबस में है ही नहीं। इसने यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने कहा कर लेते हैं। फिर उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोला हुआ है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना है हम लोगों ने। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है हमारे पास, हमने कल भी किया था,